नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी उर्फ मुन्ना त्रिपाठी जी, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं। आज हम उनसे सियासी चर्चा करेंगे। मुन्ना त्रिपाठी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपको कितनी उम्मीद है कि आप बसपा को हंडिया क्षेत्र में जीत दिला पाएंगे, क्योंकि आप ही की पार्टी से जो अभी प्रेजेंट के विधायक हैं वो बागी हैं और सपा में जाने की उनकी ये सूचना हमें मिली है। नहीं, वहाँ तो लगातार एक आध बार गए हुआ नहीं, तो बसपा का तो वो सीट ही है हंडिया का। और जो सिटिंग एमएलए थे हाकिमलाल बिंद जी, वो कुछ चंद लालच की वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया या पार्टी से निकाल दिए गए। वो विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के उसमें उन्होंने अपना पार्टी वो कर दिया। इतनी भाजपा की लहर में और ये जब हाकिमलाल बिंद जी हुए, वहाँ के विधायक हुए, मात्र 12 विधानसभा सीट में 2 ही सीट बसपा की निकली, एक हंडिया, दूसरे प्रतापपुर। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपके जो सिटिंग एमएलए थे, जो विधायक हैं आपके, वो बागी हो गए और वो सपा को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको रीजन क्या लगता है इस चीज़ का? ये रीजन है, पार्टी से निकल गए, पार्टी से निकाल दिए गए। उनका ये था कि गलत पार्टी में रह करके पार्टी विरोधी कार्य उन्होंने किया, इसलिए उनको निकाल दिया गया। और हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं है। जैसे मैं भी पार्टी कोई न कोई तो पार्टी से चुनाव लड़वाई करेगा, उसमें मैं ब्राह्मण उसमें आ गया। मैंने ब्राह्मण सम्मेलन भी मैंने करवाया और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का मेरे ऊपर वर्चस्व है, उनका आशीर्वाद है। तो ब्राह्मणों के उसमें लेकर के अगर मुझको वहाँ पर मौका दिया जाएगा तो मैं। चलिए, अगर आप ही की बात करते हैं तो हंडिया क्षेत्र से आप अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? हंडिया से तो मजबूत तो हम ही हैं। मजबूत कैडर का भी अपना है, बसपा का वहाँ का सीट ही है। अब मैं ब्राह्मणों में अपना एक वर्चस्व भी पकड़ भी रखता हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को मजबूत समझता हूँ। पर नरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरीके से बसपा को लोग छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या लगता है 2022 में वो चुनाव जीत भी पाएगी? फिलहाल तो कोशिश में लगे हुए हैं और अपनी कोशिश करना भी चाहिए। लगे हुए हैं तो मेहनत कर रहे हैं। माननीय मिश्रा जी चारों तरफ घूम करके पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों को एकत्रित कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने लग करके 2007 में अपनी पार्टी को, बहुजन पार्टी को उन्होंने मजबूत किया था, ब्राह्मणों को एकत्रित किया, पूर्ण बहुमत में बहन मायावती जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। उसी प्रकार से इस समय भी वो अपनी पूरी ताकत और पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें पूर्ण मतलब उम्मीद है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत में बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री, बसपा के लोग, ब्राह्मण लोग मिल करके उनको पूरी ताकत के साथ में उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हंडिया की जो राजनीति है वो पूर्णतः ऐसा लगता है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री के आसपास ही घूमती रहती है। आपको क्या लगता है कि ऐसी बात नहीं रह गई है? अरे, पूर्व कैबिनेट मंत्री के मैं भी परिवार का हूँ, तो सारे लोगों को लेकर के मंत्री जी के का ही हम लोगों का वो भी है। तो अब उसको कहाँ तक देखा जाएगा? अगर उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं तो मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, न उनका मैं कोई कमेंट करूँगा उनके बारे में। और माननीय मंत्री जी अपने आप में और ब्राह्मणों में पकड़ रखते हैं, उनका अपना एक दूसरा वो है, उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, न उनके बारे में कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि हंडिया विधानसभा क्षेत्र जो है, अगर उसी की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो फिर भी काफी विकास हुआ है। तो ऐसे में आपके हिसाब से और क्या चीज है जिस पर विकास अभी भी बिल्कुल नहीं हुआ है और जरूरी है? विकास ये नहीं हुआ कि हंडिया में रोडों का जाल बिछ गया, रोड तो जाल हो गया। स्वास्थ्य का भी उन्होंने काफ़ी काम हुआ वहाँ पे हंडिया में, कई सामुदायिक केंद्र बने, कई वो हुआ। सड़कें इस समय तो खस्ता हाल में है, एकदम जर्जर मामले में है, लेकिन काम विकास हुआ था। इस समय केवल एक चीज़ का वहाँ पर हंडिया में कार्य नहीं हुआ, एक भी फैक्ट्री अगर वहाँ पे हंडिया में लगाई गई होती तो कम से कम 1000-2000 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको वहाँ पर रोजगार मिलता। और मेरा पहला वो रहेगा कि मैं अगर वहाँ से विधायक हो गया
तो मेरा पहला काम रहेगा कि अगर सरकार बनी रहेगी या तो सरकार नहीं बनी रहेगी, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबसे पहला काम कराऊंगा हंडिया में फैक्ट्री लगवाने का। हमारा अगला सवाल वैसे यही था कि आप हमें ये बताइए कि आप हंडिया विधानसभा से आपकी दावेदारी है, आप मुख्यधारा के नेता हैं, तो ऐसे में आपकी अपनी रणनीति क्या होने वाली है बहुजन समाज पार्टी को जिताने की? हमारी रणनीति है कि मैं बहुजन समाज पार्टी के जिताने के लिए मैं पूरी अपनी ताकत लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी कम से कम अगल बगल की सीटों को भी मेरा अपना वो रहेगा। मैं अपना लग करके पूरी मेहनत पूरी ताकत लगा करके हर तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी कम से कम 12 सीट में 9 सीट इलाहाबाद के अंदर ले। अच्छा, और वर्तमान जो सरकार है, आप ये बताइए कि आप एक सिटीजन के तौर पर और एक नेता के तौर पर आप उससे कितना संतुष्ट हैं मुन्ना त्रिपाठी जी? मैं तो आप समझिए कि 10% संतुष्ट नहीं। अच्छा। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो गया है इस सरकार में, भाजपा की सरकार में। अभी लेटेस्ट कल परसों की ही बात है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया जा रहा है, लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा है। इतना ज़्यादा अत्याचार भ्रष्टाचार पैदा हो गया है इस पार्टी में कि लोगों के साथ में इतनी जास्ती इतनी हो गए, नेताओं को एकदम वो नज़रबंद कर दिया जा रहा है। वैसे बात तो ये भी है कि सरकार का कहना है कि अराजकता एकदम खत्म हो गई है और अपराधों पर बहुत अंकुश है, तो फिर आप इससे कितना संतुष्ट हैं? आप ये अराजकता कहाँ खत्म हो सकती है? अराजकता तो और बढ़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन किसी न किसी के मर्डर हो रहा है, कोई न कोई एक मात्र 1-2 लोगों के साथ में अगर जास्ती हो गई और उसको अराजकता खत्म करने के लिए बोला जाता है। पूरे प्रदेश में इतनी ज़्यादा अराजकता पैदा हो गई है जिसको कि कहा नहीं जा सकता है। किसान अगर परेशान है तो समझिए कि पूरा देश परेशान है। अन्नदाता उसको बोला जाता है। अब किसानों को इस तरह से रौंदा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि अराजकता नहीं है, अब दिखाया जा रहा है, आपके मीडिया के लोगों ने दिखाया, आप पैसे उसको लगा दिए, दिखा रहे हैं कि भाग रहा है आदमी, दौड़ाया जा रहा है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, लोगों के ऊपर चढ़ा करके भागा जा रहा है, उसके बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भाजपा के तो मंत्री हैं, उन्हीं का बेटा है, तो कह रहे हैं कि अराजकता मैंने खत्म कर दिया। अराजकता किस तरह से खत्म कर देंगे? केवल 2 लोगों को जेल में डाल करके अराजकता खत्म कर देंगे, और वो भी पर्टिकुलर जात के बिरादरी के ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। किसी के खुशी दुबे की क्या वो थी, मान लीजिए। अच्छा, लेकिन बात तो ये भी है कि जो बाकी सरकारें थी, ऐसा नहीं है कि उनके समय में अराजकता नहीं थी या अपराध नहीं था। नहीं, बाकी सरकार जी थी। 2007 में बहन जी की सरकार थी, बहन जी मुख्यमंत्री थी, उनकी सरकार में सारे अराजकता समाप्त हो गया था, सारे लोग जेल के अंदर थे, और यही लोग जो भी पुराने पूर्व मंत्री थे सब सारे लोग इसके खिलाफ थे। आज ये सब साथ में हो गए हैं, अराजकता के साथ में चल रहे हैं। अच्छा। अब उस समय अराजकता के खिलाफ में, बहन जी के समय जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था, वो लॉ एंड ऑर्डर सारे लोग अंकुश में रहते थे, चाहे वो अफसर हो। नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आप मुझे ये बताइए कि राजनीति में ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो आज के समय में नेताओं के सामने आती हैं? ये है कि जैसे लोगों का अपना एक वो है कि समय राजनेताओं के साथ में या तो फिर हिटलर शाही हो, वन मैन हो। इस समय उन लोगों के सामने यही है कि कोई मंत्री नहीं है, कोई अफसर अपना काम नहीं कर पा रहा है, केवल वन मैन आदमी, चाहे वो योगी जी हो चाहे मोदी जी हो। राजनेताओं के साथ में ये है इस समय कोई कार्य अपने तरीके से अपने ढंग से कर ही नहीं पा रहा है। तो आप ही बताइए कि किस तरह से देश चलेगा? एक आदमी देश चलाएगा। तो बाकी पार्टियां इसका खुल के विरोध क्यों नहीं करती? विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी को सुना जाए तब तो विरोध माना जाए उसको। कोई जब बोल रहा है, या जो अगर कोई किसी ने ज्यादा उठने की कोशिश किया तो उसको कहीं CBI का, कहीं किसी चीज के में किसी उसमें उलझा करके दूसरे दिन उसका घर भी फूंक दिया जाएगा, जलवा दिया जाएगा। कोई बड़ा नेता इनके खिलाफ बोल नहीं सकता। नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, अगर अभी के समय की बात की जाए तो ऐसा देखा जा रहा है कि राजनीति में धन बल और बाहुबल काफी हद तक हावी हो गया है। इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? अब धन बल बाहुबल जो हावी रहता है राजनीतिक में, वो कहीं चल नहीं पाता है। ये तो लोगों की सोच है, अपनी सोच है
कि धन बल और बाहुबल चल रहा है। धन बल और बाहुबल का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है, तो अपना लोगों का अपनी थिंकिंग है, सोच है अपनी, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। अच्छा, तो आपके हिसाब से ये किसी काम नहीं आते हैं और लास्ट में जनता जिसको चुनती है वही बस जनता जिसको चुनेगी या तो फिर ईवीएम जिसको चुनेगी। तो लास्ट में जब ईवीएम की बात आती है तो हमेशा ये बात हो जाती है कि ईवीएम ने गलत वोटिंग वो की है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि ये या तो जनता जिसको चुन लेगी वो तो जनता चुन ली, या तो ईवीएम चुन लेता है। तो फिर ऐसे में धनबल और बाहुबल का यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ कहाँ काम करेगा? जब ईवीएम ही चुनेगा तो वहाँ धनबल कहाँ काम कर पाएगा या बाहुबल कहाँ काम कर पाएगा? वहाँ पे तो केवल ईवीएम चुन रहा है। तो क्यों नहीं मान लेते हैं कि हर जगह इससे हो रहा है, इससे बैलेट पेपर से, ये भी मान लें। अगर नहीं ईवीएम में खराबी है या ईवीएम से नहीं चुने जा रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दें। तो आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है? इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने विवेक से कहाँ काम कर पाता है। अगर वो अपने विवेक से काम करे और सही ढंग से काम कर पावे। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र निकाय है, इसमें माना जाता है, लेकिन स्वतंत्र निकाय है वो भी सब जानते हैं। लेकिन अगर आप प्रेशर दबाव अगर पड़ जाता है तो कहाँ उसी तरफ सरकार की तरफ से बोलेगी। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि बसपा जो है वो अभी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। आपको क्या लगता है कि 2007 का जो इतिहास था वो दोहराया जाएगा, जब प्रबुद्ध वर्ग ने उनको खुलकर वोट दिए थे अच्छे से? 2007 का इतिहास दोहराने की बात कर रहे हैं आप जी। हमको लग रहा है कि उससे कहीं क्रॉस कर जाए। अच्छा। उस समय 204 या कुछ ऐसे सीट थी, इस बार लगभग 250 के ऊपर सीटें होंगी, क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना मन बना लिया है। प्रबुद्ध लोग सारे सरकार के सबको एक बार देख लिए हैं, सपा को भी देख लिया जी, भाजपा को भी देख लिया। जो तवज्जो बहन जी की सरकार में मिला ब्राह्मणों को या प्रबुद्ध लोग जो जानकार हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को ये समीकरण देखने के बाद उन लोगों का ये अपनी सोच है कि सबसे अच्छे अगर कोई भी सरकार थी तो बहन जी की सरकार थी। जी। नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आप हंडिया से संबंध रखते हैं, ऐसे में हमें ये बताइए कि हंडिया के विकास के लिए और उसकी समस्याएं दूर करने के लिए आपका क्या योगदान रहा है? हम अभी छोटा से, मुझको एक आपको बता रहे हैं कि मैं ब्लॉक प्रमुख रहा 2017 में जी। तो वहाँ का इतिहास हमारे ब्लॉक का, सैदाबाद ब्लॉक का था जी, कि कभी भी कोई भी कार्य वहाँ का ब्लॉक प्रमुख का कोई बजट कोई जान ही नहीं पाता था कि किसी भी प्रकार का ब्लॉक प्रमुख का भी बजट आता है। अच्छा। क्योंकि जितना बजट आता था वो सारे बजट वो कागज में ही रहता था और भाई लोग जो है उसको, जो भी प्रमुख रहते थे वो अपना लेकर के बैठ जाते थे। मैं जब प्रमुख हुआ हूँ तो हमने सैदाबाद ब्लॉक को दिखाया कि ब्लॉक प्रमुखों का क्या अधिकार होता है। मैंने सारे विकास कार्य को, चाहे वो सोलर लाइट रहा हो, चाहे हैंडपंप रहा हो, चाहे वो इंटरलॉकिंग रहा हो, मैंने पूरे अपने ब्लॉक में, सैदाबाद ब्लॉक में मैंने उसको विकास कराया और मैंने दिखा दिया सैदाबाद के लोगों को कि ब्लॉक प्रमुखों का क्या अधिकार होता है। उस समय से वो सब समझ गए, सैदाबाद वाले भी जानने लगे। और लोगों और जगह की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने सैदाबाद की बात कर रहा हूँ। तो सैदाबाद में मैंने जो कार्य कर दिया है आज भी वो वहाँ के लोगों का अपना एक वो है। और यदि मुझको मौका मिलेगा आगे के भी तो मैं विकास के लिए विकास करूँगा जी। त्रिपाठी जी, जैसा कि आपने बताया आपने दिल खोलकर विकास किया है, आपने किसी बजट वगैरह की कोई चिंता नहीं की। ऐसे में मुझे ये बताइए कि राजनीति समाज सेवा से अलग कैसे है? आपको नहीं लगता है कि आजकल राजनीति का व्यावसायीकरण हो गया है? अब करते होंगे लोग, व्यवसायीकरण कर ही रहे हैं और राजनीतिक व्यवसायीकरण बन ही गया है, लेकिन सबकी सोच अलग अलग होता है। अच्छा। मेरी सोच कुछ अलग है और व्यवसायिक रूप में से मैं पहले व्यवसायिक ही था। मैं अपना काम धाम देखता था, अपना कार्य
करता था। ये तो अभी चंद दिनों में मैं राजनीति में आया और राजनीति को सुधारने का, मैं अपने को सुधारने या राजनीति को सुधारने की मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है कि अब हमारे तरफ से मेरे ऊपर कोई दामन के दाग न लगने पावे, इसलिए मैं उस राजनीति को व्यवसायिकरण की तरफ से नहीं देखना चाहता। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब चुनाव में तो काफ़ी कम समय रह गया है, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि हंडिया में बसपा जो है वो बूथ स्तर पर कितनी मजबूत है? अब तो ये बसपा तो शुरू से ही बूथ स्तर अपना स्तर अपना जो है वो मजबूत रखी हुई है। सेक्टर से लेकर के बूथ से लेकर के सारे लोगों का इनका तो शुरू से इनका अपना मजबूती अपना रहा है। और बूथ स्तर पे इस समय इन्होंने 419 हमारे यहाँ बूथ है, 419 में इन्होंने पूरा बूथ का वो कर लिया है, सारे लोगों का वहाँ पर चयन कर लिया है, सारे अपने वहाँ पे सेक्टर अध्यक्ष अलग, बूथ अध्यक्ष अलग सब इन्होंने बना लिया है। और जब से मैं आया हूँ और उसको मजबूत कर ही रहा हूँ, अपने स्तर से भी मैं बूथ स्तर से उसको पूरा अपनी बहुजन पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। मुन्ना त्रिपाठी जी, ऐसा कई बार देखा गया है कि चुनाव का वक्त जैसे ही नजदीक आता है वैसे ही ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगती है और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी ध्रुवीकरण काम करेगा या स्थानीय मुद्दे रहेंगे? अगर स्थानीय लोग रहेंगे तो स्थानीय मुद्दा तो बनबई करेगा, रहबई करेगा। अगर कहीं बाहर के लोग आकर के वहाँ पर ग्रहण करेंगे तो स्थानीय मुद्दा तो खत्म हो जाएगा। अब मैं वहीं का लोकल रहने वाला हूँ, अगर मुझको मौका मिलेगा मैं रहूँगा तो स्थानीय मुद्दे लेकर के चलूँगा। मैं बाहर का मुद्दा थोड़ी नहीं ले जाकर के वहाँ पे रखूँगा, मैं स्थानीय मुद्दे रखूँगा। और लोगों की सोच भी होना चाहिए, चाहे जो भी हो, जिसको भी मौका मिले वो अपने स्थानीय मुद्दा को पहले दूर करे, उसके बाद वो देश प्रदेश देखे। तो क्या ये काम करेगी जनता के बीच? जब कई बार ऐसा देखा गया है कि कई सारी पार्टियों ने ऐसे धर्म के नाम पर राजनीति और कई सारी चीज़ों के ऊपर राजनीति की है। धर्म के नाम पर और जात के नाम पर तो राजनीति चल ही रहा है, इनका अपना सोच है, इनकी अपनी वो है। तो धर्म और जैसे अभी देख लीजिए, धर्म के नाम पर तो ये भाजपा आ गई। अगर धर्म के नाम पर न लिए होते तो भाजपा जीरो थी। ये अयोध्या जी को लेकर के लिया, कोर्ट का आदेश हुआ और उससे लिए भाजपा वाले, तो उसी के राजनीति पे ये कई बार सरकार बना चुके हैं। तो इनका अपना धर्म को तो लेकर के हर पार्टी, लेकिन हर पार्टी में, ये बहुजन समाज पार्टी में इस तरह की कोई सोच नहीं है कि धर्म के वो आगे लेकर के चलें। इनका अपना है सबका साथ सबका विकास, इनका अपना सोच है बहुजन समाजवादी पार्टी का। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जब विधानसभा चुनाव में खड़े होंगे तो आपके क्या मुद्दे होंगे? हमारा मुद्दा तो मैंने शुरू में भी बताया जी कि मैं विकास के लिए विकास करूंगा और हंडिया का जितना भी प्रोग्रेस हो सकेगा उसको कराऊंगा। मैं सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि कम से कम वहाँ के गरीब लोग जो काम करने के लिए इस समय काम भी नहीं हो रहा है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, तो वहाँ के गरीबों के लिए मैं सबसे पूरी मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं एक फैक्ट्री वहाँ पर, बड़ी फैक्ट्री लगवाऊं जहाँ पे 2-4 हज़ार लोगों को वहाँ रोजगार मिल सके। मेरा पहला कार्य यही रहेगा कि मैं वहाँ के लिए, हंडिया के लिए रोजगार ले आऊँगा। और रोजगार अगर आ जाएगा तो हमारे लोगों, जो गरीब लोग हैं, जो किसानी नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे नीलगायों की वजह से और ये जो छोटे पशु वगैरह है, इनकी वजह से कहीं पर खेती हो नहीं पा रही है। तो कम से कम गरीब भूखे लोग मर रहे हैं जो बाहर जा कर के, अभी आपने देखा कोरोना पीरियड में कि कैसे कैसे लोग बाहर से भाग करके पैदल, बॉम्बे से लोग आ गए, दिल्ली से लोग पैदल आकर के चले आए। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं अपने हंडिया विधानसभा के अंदर, मैं बहुत बड़ा नेता तो हो नहीं जाऊँगा, विधायक ही रहूँगा, तो अपना विधानसभा मैं सुधार दूँगा अगर मुझको मौका मिला तो। नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, मुझे ये बताइए कि हंडिया के जो कछारी इलाके हैं उनमें सड़कों की हालत अभी भी खराब है। जैसे अगर पंकज नगर की बात कर ली जाए या लाक्षागृह रोड की बात कर ली जाए, तो ये सारे ही रोडों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसकी आप क्या वजह मानते हैं? ये वजह है कि विपक्ष का वहाँ पे विधायक था, विपक्ष मतलब जिसका उनकी सोच अपने पार्टी से अलग हट करके थी, या पार्टी को बदनाम करने की सोच रही हो उनकी, जो कि उन्होंने अपना पूरा जो है बजट अपने आप में लगा लिए।
जो भी वर्तमान विधायक हैं, जो भी बसपा से हैं, वर्तमान ही की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने तो कहा है कि उन्होंने 44 करोड़ की रोडें बना दी हैं और सब कुछ कर दिया है। नहीं, अब वो 44 करोड़ को बनाए हैं कि 50 करोड़ का तो दिख रहा है। उनकी बात तो अपनी जगह की बात है, वो अपने को बनाए हैं, क्योंकि पार्टी विरोधी वो कार्य कर ही रहे थे, इसीलिए बहन जी ने नहीं बर्दाश्त किया, वो पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया। और रही बात, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है। लोकल जो वहाँ के, मान लीजिए ये शासन सत्ता के ये खिलाफ पार्टी के विधायक थे, इनका बजट करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रहा होगा, तो कितनी रोड ही बना लेंगे। लेकिन उसको इन लोगों को, जो पार्टी के नेता बने हुए, ये यही के लोकल PWD के मंत्री भी हैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, इनकी भी सोच होनी चाहिए, वहाँ के लोकल भाजपा के नेताओं की सोच होनी चाहिए। जो लच्छागिर पर भी वो बाबू साहब हैं, वहाँ के ही उसी रोड से जाते हैं। टेला रोड पर वो वहीं से, वहाँ के भाजपा के नेता हैं, वो भी वहीं से जाते हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। ये धोबहा रोड है, इमामगंज वाली रोड है, वहाँ पर भी भाजपा के नेता हैं। तो ये लोग जब अपने यहाँ की रोडों को मरम्मतीकरण या वो नहीं करा पा रहे हैं, रिपेयर नहीं करा पा रहे हैं, तो और क्या करा पाएंगे जब अपने विधायक अब बनेंगे कि हम शासन सत्ता के बहुत बड़े, केवल कुर्ता धुलवा करके अब घूमते रहेंगे और वहीं हंडिया में चौराहे में बैठ करके केवल नेतागिरी करेंगे, अपने रोड को ये शुद्धिकरण नहीं करा सकते, मरम्मत नहीं करा सकते। का भी काम था, तो विधायक के लिए तो मैं बोल ही रहा हूँ कि विधायक ही अगर सही रहा होता। हम लोग तो ये मान करके चलते हैं कि हमारा हंडिया 5 साल विधायक विहीन रहा है। अच्छा, विधायक कोई रहे नहीं है वो। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको वर्तमान विधायक के कामों का मूल्यांकन करना है, तो आप उसे कैसे करेंगे? विधायक तब ये जानते हुए कि वो आप ही की पार्टी के हैं। नहीं थे, अब नहीं है। अच्छा। विधायक का मूल्यांकन वो खुद अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। तो हम क्या करेंगे उनकी मूल्यांकन को, वो जब खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप अब उनकी तरफ कुछ कहना नहीं चाहते हैं? नहीं, क्या करें, जब वो हमारे पार्टी से निष्कासित है और पार्टी के रह ही नहीं गए, वो तो जा करके अब बैठ गए हैं ना, अभी तक उनका कोई समझ में आ रहा। अभी उस दिन वहाँ पे पंचायत क्या बोलते हैं उसको, पंचाल क्या बोलते हैं ना, वो हो रहा था डिबेट। तो उनसे लोगों ने यही पूछा कि पहले ये आप डिसाइड करिए कि आप सपा में हैं कि बसपा में हैं जी। तो जब उनको खुद अपने आप में अभी नहीं पता है कि मैं सपा में हूँ कि बसपा में हूँ जी, तो वो क्या विधायक रह गए जी। मुन्ना जी, अब मुझे ये बताइए कि अगर हंडिया की जनता आपको विधायक चुनती है तो आपका पहला काम क्या होगा जनता के प्रति? अब जनता के प्रति हमारा ये काम रहेगा कि मैं हंडिया का विकास कराऊं। अच्छा। और मैंने आपसे कई बार मैंने कहा कि विकास के लिए सबसे पहले मैं गरीबों का, एक जो वहाँ पर गरीबों का शोषण हो रहा है, उनके शोषण को वहाँ रोकूंगा। और उसके बाद मैंने फिर एक बार नहीं कई बार मैं कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं गरीबों के लिए, वहाँ पर जो बेचारे एकदम बेरोजगार टाइप के हैं, बाहर से भाग करके आए कोरोना पीरियड में, उन लोगों के लिए मैं एक फैक्ट्री जरूर लगवाऊंगा अगर मुझको मौका मिला तो। अच्छा। तो कम से कम 5-7 हजार लोगों को रोजगार देने का काम मैं सबसे पहला काम करूँगा। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप ये काम कर पाएं और ये जल्द हो वहाँ पे, क्योंकि हंडिया को इसकी ज़रूरत है। और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप हंडिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हंडिया की जनता को यही संदेश दूंगा कि कम से कम अपनी सोच को और अपने विवेक से ऐसे आदमी को चुने जिससे कि हंडिया का विकास हो सके, हंडिया का उद्धार हो सके। ऐसे लोगों को न चुने कि जीतने के बाद वो ये पार्टी बदल दे, पार्टी के विरोधी कार्य करे। उसके कार्य को, या जो अपने लोकल लोग हों जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो अच्छे कैंडिडेट हों, तो हंडिया के लोगों से मेरा यही निवेदन है कि वहाँ की जनता, वहाँ के लोग ऐसे लोगों को करें जिससे कि अपना एक हंडिया का विकास हो सके। अच्छा, नरेंद्र गोपाल त्रिपाठी जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी उर्फ मुन्ना त्रिपाठी जी, जो कि बसपा से संभावित उम्मीदवार हैं। इन्होंने हमें कई सारी सियासी बातों के बारे में बताया। उन्होंने ये कहा कि बसपा कैसे मानती है कि हंडिया जो है वो अभी भी विधायक विहीन ही है। ऐसी ही अन्य दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे।
इजाजत दीजिए मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को और देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।